मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने करंट अफेयर्स पर चर्चा की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की थी और काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे हमारे जो लखनऊ के हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ दूँगा। देखिए, जब कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो अंदर मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी कोई प्रश्न का उत्तर देता है वो भी रियल देता है, और अगर उसमें कोई गलती होती है लेकिन वो आदमी देता तो है ना, उत्तर दे रहा है, उसकी गलती में उसको सुधार करके उसके व्हाट्सएप पे तुरंत बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। यदि आप लोग उत्तर नहीं लिखेंगे तो मेरे वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज भी करंट का ही टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। 24 जून 2020 के पेपर को एनालिसिस मैंने किया है। आज का एडिटोरियल भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 24 जून 2020 का जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी, वो पहली न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने अपने उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी है और भारत ने भी यही सेम कंडीशन अप्लाई किया है पाकिस्तान के लिए। और एक है दिल्ली दंगा हुआ है, सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर जमानत मिली है। संशोधित नागरिकता कानून CAA को लेकर फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम UAPA के तहत सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया था। ये सफूरा जरगर जी जामिया में MPhil की छात्रा हैं। सफूरा पर आरोप है कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। इस दंगे में 53 लोगों की मौत और लगभग 400 लोग घायल हुए थे। आप लोग नोट करिएगा कि CAA संशोधित नागरिकता कानून क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए। और एक और नोट करिएगा कि गतिविधि निरोधक अधिनियम UAPA ये क्या है, इसके बारे में भी हमको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और नहीं आता है तब भी कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज़ नहीं आता है, मैं तुरंत आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। अमेरिका ने H1 वीज़ा पर साल के अंत तक रोक लगाई। एक बार मैंने अपने वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है, यदि आप लोगों ने सुना भी हो, H1B वीज़ा के बारे में बहुत अच्छे भी डिस्कस किया था और आप लोगों उस वीडियो को जाके देखिए, करंट सेक्शन का ही वीडियो है। और H1B वीज़ा क्या है और अमेरिका इस वीज़ा के माध्यम से क्या क्या करता है, इसके बारे में आप लोग बताने का पूरा प्रयास करें। और भारत और चाइना के बीच मध्यस्थता से रूस ने इनकार कर दिया। रूस ने कहा भारत और चीन का मैटर है, भारत समझे, चीन अपने हिसाब समझे, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसकी मध्यस्थता में कोई बीच में मध्यस्थता करने नहीं आऊँगा। भारत सक्षम है कि वो चाइना को अपना जवाब दे सकता है और चाइना और भारत के बीच में रूस की मध्यस्थता, जो समाचारों चैनल में बता रहे रूस भारत के साथ है, ऐसा है वैसा है। फिलहाल 24 जून 2020 की ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ ये है कि रूस ने साफ साफ इनकार कर दिया है, ना वो भारत की तरफ है ना वो चीन की तरफ है। इस साल के अगला है पॉइंट, इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कोविड-19 मरीजों, जो कोविड-19 मरीज हैं, उनको डाक के जरिए मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है मित्रों, और जो कोविड-19 के पेशेंट हैं जिनको क्वारंटीन किया गया है, वो अब डाक के जरिए वो अपना चुनाव मतदान करने की अनुमति उनको मिल गई है। मित्रों, आज मैं जिस एडिटोरियल पे बात करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और शायद आपने उनका नाम भी सुना हो। और 23 जून को ये मान के चलिए कि उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आज के एडिटोरियल का टॉपिक है त्याग और बलिदान की मिसाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो आइए इनके बारे में कुछ बातें हम आपको बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुण्यतिथि तो अनेक महापुरुषों की मनाई जाती है और आगे भी मनाई जाती रहेगी, लेकिन वह पुण्यात्मा बहुत भाग्यशाली होते जिनके समर्थक या विचारधारा पर चलने वाले उनके बलिदान को अपने प्रयासों से उसे सार्थक कर दुनिया के सामने इतिहास रचते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। अखंड भारत के लिए उन्होंने कहा था कि भारत यानी एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था, या तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगा। हुआ भी यही। डॉक्टर मुखर्जी परमिट बिना जम्मू कश्मीर गए और उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया।
तब उन्होंने कहा था, मैं इस देश का सांसद हूँ, मुझे अपने देश में कहीं आने जाने से कोई रोक नहीं सकता, ना कोई गिरफ्तार कर सकता है। और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी कुछ ही दिनों बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह अखंड भारत के लिए बलिदान देने वाले पहले भारतीय थे जो जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में वहाँ गए थे। डॉक्टर मुखर्जी एक ऐसे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त माता पिता की संतान थे जिनकी प्रसिद्धि न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत में थी। धर्म एवं संस्कृति के प्रति आदर और राष्ट्रीयता की प्रेरणा उन्हें अपने माता पिता से मिली थी। अपनी माँ योगमाया देवी से धार्मिक एवं ऐतिहासिक कहानियाँ सुनकर जहाँ देश और संस्कृत जानकारी प्राप्त की, वहीं अपने पिता आशुतोष मुखर्जी के साथ बैठकर राष्ट्रभक्त की शिक्षा को आत्मसात किया। आत्मबोध की दिशा में दृढ़ता के साथ बढ़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शिक्षा, राजनीति, समाज, संस्कृति सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 1934 से 1938 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति रहे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे, संविधान सभा के सदस्य बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने। सन 1952 के पहले आम चुनाव में दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद भी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। इसके लिए वे महात्मा गांधी के पास भी गए थे, परंतु गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस के लोग उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू भी विभाजन के पक्ष में थे। जब देश का विभाजन अनिवार्य जैसा हो गया तो डॉक्टर मुखर्जी ने यह सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया कि बंगाल के हिंदुओं के हितों की उपेक्षा न हो। उन्होंने बंगाल के विभाजन के लिए जोरदार प्रयास किया, जिससे मुस्लिम लीग का पूरा प्रांत हड़पने का मंसूबा सफल नहीं हो सका। उनके प्रयत्नों से हिंदुओं के हितों की रक्षा तो हुई ही, कलकत्ता बंदरगाह भी पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश को सौंपे जाने से बच गया। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आ रहे हिंदुओं की दुर्दशा से वे विचलित थे। उन्होंने विस्थापितों के बीच रहकर उनको लाभान्वित करने वाली योजनाओं की पहल की। जवाहरलाल नेहरू द्वारा विस्थापितों के प्रति उपेक्षा के कारण उन्हें 8 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, जिसमें वह 1947 में गांधी जी के निमंत्रण पर शामिल हुए थे। त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने का निश्चय किया। 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, जिसमें वे संस्थापक अध्यक्ष बने। डॉक्टर मुखर्जी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था, आज भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए अखिल भारतीय राजनीतिक दल का उदय हो रहा है, जो देश का प्रमुख प्रतिपक्षी दल होगा। हालांकि भारतीय अद्वितीय विविधताओं का देश है, तब भी इस बात की परम आवश्यकता है कि मातृभूमि के प्रति गहरी भक्ति भावना और निष्ठा की चेतना में से विकसित होने वाला बंधुत्व भाव और विवेक समस्त देशवासियों को एक सूत्र में बांधे। देश में पहला आम चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, देश में पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली। डॉक्टर मुखर्जी भी दक्षिण कलकत्ता संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा में आए। हालांकि उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला, लेकिन वे संसद में डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता थे। सदन में नेहरू की नीतियों पर तीखा प्रहार करते थे। संसद में संख्या की दृष्टि से थोड़े होते हुए उनका इतना प्रभाव था, चाहे कश्मीर पर चर्चा हो या कोई और विषय हो, उनके भाषण को सब पूरे ध्यान से सुनते थे। जिस समय संविधान सभा में धारा 370 पर विचार विमर्श हो रहा था, शेख अब्दुल्ला की बात मानकर जवाहरलाल नेहरू स्वयं विदेश चले गए। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। मंत्रिमंडल में बिना विभाग के मंत्री रहे गोपाल स्वामी अयंगर, जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के दीवान रहे थे, को नेहरू खास तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए ही कैबिनेट में लाए थे। विदेश जाने से पहले यह जिम्मेदारी नेहरू ने अयंगर को देकर गए थे। धारा 370 का प्रावधान कांग्रेस संसदीय दल के समक्ष आया और यहाँ भी विरोध हुआ। घबराए अयंगर सरदार पटेल के पास पहुँचे। उन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन अस्थायी व्यवस्था की गई। सरदार पटेल का कहना था कि नेहरू होते तो इसे ठीक कर देता, लेकिन अभी तो मानना होगा सरदार पटेल का असामयिक दुनिया से चला जाना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। धारा 370 के कारण कश्मीर की समस्या भले ही बाद में लोगों को दिखाई दी हो, डॉक्टर मुखर्जी उसकी गंभीरता का आरंभ में ही समझ गए थे। जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की पृथकतावादी राजनीतिक गतिविधियों से उभरी अलगाववादी प्रवृत्तियां 1952 तक जोर पकड़ने लगी थीं। इससे राष्ट्रीय मानस विक्षुब्ध हो उठा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद की सत्याग्रह को पूर्ण समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। समर्थन में उन्होंने जोरदार नारा बुलंद किया था, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये,
एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त करते हुए कहा था, या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। 26 जून 1952 को संसद में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की थी। उन्होंने कहा था, क्या जम्मू कश्मीर के लोग उन मूलभूत अधिकारों के हकदार नहीं हैं जिन्हें हमने जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत के लोगों को दिया है। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने नई दिल्ली में नेहरू सरकार और श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की सरकार को चुनौती देने का निश्चय किया। मई 1953 में जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना था। उन दिनों जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था, लेकिन उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने संप्रभु गणतंत्र भारत के अंदर दूसरे संप्रभु गणतंत्र के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। जब उनसे परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा, मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ, मैं अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं जाऊँगा। उन्हें गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया और लगभग 40 दिन तक उन्हें कोई चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और न कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई गई। अंत में 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। मित्रों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितनी बड़ी कुर्बानी अपने देश के लिए दी है और आज वही कुर्बानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर उनके सपने को कहीं ना कहीं साकार जरूर किया है। मित्रों, ये एनालिसिस मैंने खुद से किया, खुद से पढ़ा और उसको खुद से लिखा है। तो आज आप लोग के समक्ष 3 बड़े व्याख्यायित प्रश्न आएंगे। पहला, धारा 370 जम्मू कश्मीर। सबसे पहला प्रश्न है, धारा 370 जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोग लिखिए। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा है भारतीय जनसंघ में, क्या रोल रहा है भारत के राजनीति में, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को पूरा बता ही दिया है। इसके बारे में भी आप लोग लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न यूपीएससी पीएससी के मेज़ में पक्का पूछा जा सकता है और पूछा जाना चाहिए, क्योंकि 370 हटा दिया गया है और सबसे पहली बार इसकी मांग भी आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, तो उनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। और करंट के टॉपिक को अभी मैं कल और परसों, शनिवार, आज है रविवार, कल रविवार है, कल आपकी मोटिवेशन क्लास होगी और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी और बृहस्पतिवार को आपको पॉलिटी जहाँ तक पढ़ाया गया था उसका ही कंटिन्यू करूँगा मैं। और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार ये 3 दिन पॉलिटी चलेगी, फिर रविवार को मोटिवेशन क्लास होगी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपका भारतीय इतिहास की क्लास चलेगी, वैदिक सभ्यता, फिर करंट चलेगा। मतलब सेक्शन 3 करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ये 4-5 चीज़ें एक साथ आप लोग बैठ के देख रहे हैं एक जगह पर। और जितना पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते चलें। ये ज्वलंत मुद्दे हैं और मेंस में आपसे, आप जब मेंस देंगे, प्री निकाल कर मेंस में जाएंगे तो पक्का फ्यूचर आईएएस एकेडमी के इस वीडियो को भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपके मेंस में यही सब आने वाला है और आप देखिएगा यही सब आएगा। तो मित्रों, आज का ये अंक इस महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।